खुदाबंद यसुम से के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमनविल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने लाए हैं वो है नादिर रफ़ीक साहब। नादिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। आप हमारे ऑफिस में आए, हमें आपने इज़्ज़त दी और आपकी टीम का, आपका, आपके चैनल का, BTL का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आप मेरी नज़र में वो काम कर रहे हैं कि अपनी जो कम्युनिटी है उन लोगों को आप मुतारिफ़ करवा रहे हैं ताकि लोगों में एक जज्बा कर्श पैदा हो कि ये वो लोग हैं जो हमारी ही कम्युनिटी से हैं और ये वो रोल मॉडल हैं ताकि हम दूसरे लोग जो ना उसको फॉलो कर सकें। तो ये बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। और व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बिज़नेस कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और बी द लाइट टेलीविज़न का ये मकसद है बिज़नेस कम्युनिटी को प्रमोट करने का कि वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, वो मछली पकड़ कर देते नहीं हैं बल्कि मछलियाँ वो मछली पकड़ कर नहीं देते बल्कि मछलियाँ पकड़ना सिखाते हैं ताकि लोग, हमारे सारे लोग अपने कदमों पर खड़े हो सकें और दूसरों के लिए बाइस बरकत बने, ना कि हाथ फैलाने वाले लोग बने। सो अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए हम मुख्तलिफ बिजनेसमैन को और जितने भी लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। और क्योंकि नादिर रफ़ीक साहब एक ट्रेल एंटरप्राइजेज़ के CEO हैं और ट्रेल एंटरप्राइजेज़ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। नादिर साहब, आपका रियल एस्टेट का भी बिज़नेस है और नादिर साहब रियल एस्टेट का वो बिज़नेस करते हैं जो पोश इलाका है कराची का, उसको डील करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, आपको बहुत देर से ये काम चल रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम है, इसके अलावा आप बिल्डर भी हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आप साथ में कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको तारुफ करवाते चले जाएंगे इनके सोशल वर्क का भी और भी सारी जितनी चीज़ें हैं हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ उनको लेके चलेंगे। नादिर भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करते हैं सबसे पहले फैमिली की, जो पर्सनल गुफ्तगू होती है, जो क्योंकि घर से आगाज़ होता है। कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपकी फैमिली में, कौन कौन है? मेरे 3 बच्चे हैं। सही। और वो एक मिसेज हैं। ओके। 5 लोग हैं हम लोग। सही। खुदा का शुक्र है सबकी एक ही मिसेज होनी चाहिए और खुदा का शुक्र है। अच्छा नादिर भाई, ये बताइए, आप कराची में पैदा हुए या कहीं और से आपका जगह से ताल्लुक? एक्चुअली मेरी जो पैदाइश है वो तो एक गांव है पाकिस्तान का, खुशपुर, शायद सुना हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरी फिर तकरीबन कुछ साल के बाद ही हम लोग माइग्रेट करके कराची आ गए, क्योंकि यहाँ पे वो थे, हमारे अजीज़ थे कुछ, तो इस वजह से तो मेरी पैदाइश वहाँ पे खुशपुर में हुई। सही। और आपकी सारी एजुकेशन जो है वो यहाँ से हुई? जी, मेरी स्कूलिंग, एजुकेशन, मेरे यूनिवर्सिटी, मेरा सारा फिर हम मतलब यहीं पे रहे हम लोग। तो आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल की, ज़रा व्यूअर्स को बताइए ताकि वो लोग और अच्छे से इनकरेज हों। जी हाँ, मैंने 92 में मैं ग्रेजुएट हुआ कराची यूनिवर्सिटी से और मेरी स्कूलिंग जो थी वो पहले तो सेंट मैरी से प्राइमरी किया मैंने, फिर हमारा एक वही एरिया में स्कूल था सेंट फिलिप्स के नाम से, मैंने मिडिल वहाँ किया। फिर मैट्रिक मैंने चर्च मिशन स्कूल से किया, जहाँ पे मेरी खुशकिस्मती है कि कायद आज़म वहाँ पढ़ते रहे हैं, जावेद मियाँ दाद, इंतखाब आलम। सही। तो ये वो लोग पढ़े। फिर मैं इंटर मैंने इस्लामिया कॉलेज से किया। इंटर करने के बाद मैं सेमिनरी में चला गया। ओके। तो फादर बनने के लिए। तो वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा फाजी, मैं जो अपना रेक्टर था उनको मैंने कहा मैं एक्चुअली और पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम आपको इंटर के बाद थियोलॉजी और वो जो चर्च हिस्ट्री है वो शुरू करेंगे, क्योंकि मैट्रिक के बाद आ जाते थे लड़के। सही। तो फिर मैंने परमिशन ली कि मैंने कहा मैं अभी थोड़ा और पढ़ूंगा, फिर पढ़ के फिर वापस आ जाऊँगा। तो वह पढ़ने के लिए मैं तकरीबन रहा हूँ 4 साल, सेमिनरी में रहा हूँ 4.5 साल। तो पढ़ने के लिए जब मैं आया ग्रेजुएशन के लिए तो फिर वापस नहीं जा सका। लगता है वापस हाँ, फिर वो नहीं मैं जा सका। तो फिर उसके बाद मैंने मेरी स्टडी थोड़ी ब्रेक हुई। फिर ब्रेक के बाद मैंने MA पॉलिटिकल साइंस में मैंने लिया, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर सका। सही।
नादिर साहब, आप ये बताइए कि जब आपका इतना इंटरेस्ट था और आपने स्पेशल ब्रेक लिया सेमिनरी से एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, फिर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस से लिया भी, मगर उसको फिर कंप्लीट क्यों नहीं कर पाए, क्या रीज़न थी? इसका कोई ऐसा ख़ास रीज़न नहीं था। मुझे एक्चुअली मेरे जहन में बहुत कुछ करने को था ना, मैं बहुत जल्द बहुत चीज़ें करना चाहता था। ठीक है। तो फिर मैंने फिर यहाँ पे ब्रेक लिया कि ब्रेक इस मकसद पे लिया कि मैंने कहा कि मैं भी कोई काम करूँ, इसके साथ साथ पढ़ने के साथ अर्निंग करूँ और अपने ख़ानदान की कफ़ालत करूँ, क्योंकि मैं ख़ानदान में सबसे बड़ा हूँ अपने बहन भाइयों में। तो पेरेंट्स, मुझे पता था कि अभी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और सारी चीज़ें मैं ज़िम्मेदारी लेना चाह रहा था, शौक़ भी था। तो इस वजह से फिर मैंने उसको थोड़ा ब्रेक दिया, तो वो ब्रेक ही हो गया। ओके। तो इसलिए फिर मैं अपने कारोबार में आ गया, अपने टाइम फिर मैनेज हाँ, मसरूफियत मेरी बढ़ गई ना। सही। तो इसको नहीं मैं सही, लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि इंसान ज़िम्मेदारियों में आते हुए फिर इंसान बिल्कुल ही कुछ कर नहीं पाता, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अच्छा नादिर साहब, ये बताइए कि आपका बहुत ही खूबसूरत आपका काम है, लोग आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं जो कराची के पॉश एरिया के सारे लोग हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास हैं। बिज़नेस कम्युनिटी में जितना आपका बड़ा नाम है, वो खुदा ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है। आपका करियर आपने कब से शुरू किया, कैसे कैसे आगे बढ़े? बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि शायद ये बंदा बहुत बड़ा बंदा बन गया तो शायद ये शुरू से ही बड़ा है, लेकिन उसके पीछे एक कामयाब ज़िंदगी के पीछे एक लंबी दौड़ है, एक लंबी स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए हमें। बेसिकली स्ट्रगल तो बहुत है। एक लफ्ज़ है दुख, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, लेकिन जिसने सहे हों पता उसको होता है, वो बड़ी तकलीफ दे होती है। स्ट्रगल बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन जिसने की हो पता उसको होता है। तो मैं एक्चुअली जो सेमिनरी जाना, फिर वहाँ पे ब्रेक देना, फिर आना, फिर यूनिवर्सिटी करना, यूनिवर्सिटी को ब्रेक देना, कारोबार की तरफ आना, तो इसमें मैंने एक बड़ी स्ट्रगल की है। मैं पढ़ने के साथ साथ क्या करता था कि जो छुट्टियां होती थी और अपने जब मुझे स्टडी के लिए कोई ब्रेक मिलती थी तो मैं छोटे छोटे काम करता था। सेमिनरी में मुझे मेरा एक दोस्त है एल्बर्ट जॉर्ज। जब मैं सेमिनरी में भी गया तो मैंने उसको कहा कि मैं ज़िंदगी में नौकर पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं अगर फ़ादर ना बन सका तो मैं एक कारोबारी शख्सियत बनूँगा। मुझे दो ही शौक़ थे, फ़ादर बनने के अलावा की बात कर रहा हूँ, या तो मुझे इसमें पॉलिटिकल उसमें जाना था, सियासतदान बनना था, या मुझे कारोबारी बनना था। तो इसकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी मेरी वो तो कंटिन्यू थी। मैंने बल्कि मैट्रिक से लेके ही छोटे छोटे काम शुरू कर दिए करने अपने। उसमें मैंने ये किया कि मिसाल के तौर पे मैंने एक जनरल स्टोर बनाया, उसमें मैंने काम किया। और फिर मैंने क्या किया कि मैं ये रंग का काम छुट्टियों में करता था जाने के लिए, और वही मैं तो लोगों को यही कहता हूँ कि जब मैं वो करने के लिए जाता था, साथ पढ़ता था, तो वही काम मुझे आज रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ा मुफीद हुआ। मैं बड़े आसानी से वो चीज़ें कर लेता हूँ। अच्छा, फिर इसके साथ साथ मैं टीचिंग करता रहा हूँ, क्योंकि मेरी वालदा टीचर थी सेंट माइकल स्कूल में। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे वालिदैन पढ़े लिखे थे और वो उस वक्त की टीचर थी। तो मैंने साथ साथ ट्यूशन्स की, अपना ख़र्चा खुद उठाया, अपने बहन भाइयों के लिए रोल मॉडल बना। मतलब मेरा ख्याल है कि मैंने इंटर के बाद या फर्स्ट ईयर के बाद मैंने घर से पैसे नहीं लिए, फिर मैंने खुद काम किया, खुद अपनी जद्दोजहद की, खुद मैंने माँ बाप से दुआएं ली, उनकी शफ़क़त ली, उनसे रहनुमाई ली। और मुझे आज तक ये नहीं पता कि मैं अपने माँ बाप के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बोला हूँ। तो ये उनकी दुआओं का सिला है कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कौम के लिए हाजिर हूँ। मैं बहुत खूबसूरत आपने एक बात की कि आपने अपने माँ बाप के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, और खुदावंद ने आज आपको कामयाब किया। नादिर साहब, अभी आपने गुफ्तगू के दौरान में एक जुमला कहा कि आपको सियासत का भी बहुत शौक़ था। तो हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि सियासत में आपको शौक़ था, मगर क्या आपने फिर इसको कहाँ तक चलाया और किन वजूहात की बिना पर आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए?
सियासत का मुझे बेसिक बुनियादी तौर पे, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ पे इर्द गिर्द बहुत सियासी माहौल था, बड़ा गर्म माहौल था उसका। सही। क्योंकि मेरे इलाके के 2 एमपीए थे, माइकल जावेद और सलीम कोकर, तो हम उनको फॉलो करते थे। फिर उसमें एक बड़ा नाम था असलम मार्टिन साहब का, तो ये हमारे लिए रोल मॉडल हुआ करते थे। हम इनको कॉपी करते थे, तो हमें एक वो जज्बा पैदा हुआ कि हम भी इसी तरह के काम करें, इसी तरह का करें। वो इवन देन कपड़े भी उसी तरह के पहनने, शूज़ भी फॉलो करना, तकरीर करना, बात करना, स्टाइल लेना, तो हमने उसी लाइन पे चलना। मेरे जैसे और बहुत सारे साथी थे हम लोग ना, जो इन चीज़ों को फॉलो करते थे। तो करते करते हम पढ़ने के साथ साथ, काम करने के साथ, फिर ये शौक़ बढ़ा। तो फिर जाके एक टाइम आ गया कि मैंने उन दोनों ही शख्सियत के ख़िलाफ़ पहला इलेक्शन लड़ा, सही। माइकल जावेद और सलीम कोकर के ख़िलाफ़, और उनसे मैंने ज़्यादा वोट लिए। ज़बरदस्त। हाँ, उसी एरिए में। और मैं वाइस चेयरमैन का, ये जो उस वक्त का 2001 का इलेक्शन था, उसमें मेरे सबसे ज़्यादा वोट थे इलाके के हिसाब से। सही। ठीक है, तो आपने अपने जो रोल मॉडल थे उन्हीं के खिलाफ इलेक्शन लड़ लिया और उन्हीं के खिलाफ आपने ज़्यादा वोट्स भी ले लिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताइए फिर आपने उस सारी जद्दोजहद को कब छोड़ दिया और वजह क्या थी? मैं थोड़ा जल्दी इस बात को समझ गया कि सियासत के बगैर आपके फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत होने के साथ सियासत हमारे मुल्क में करना थोड़ा मुश्किल काम है। ओके। क्योंकि फिर मेरी शादी भी हो चुकी थी, 96 में मेरी शादी हो गई थी, और मेरे 2 बच्चे थे, बेटी और बेटा। तो मुश्किल हो रहा था मेरे लिए इन सारी चीज़ों को करना। फिर मैंने अपने शौक़ को, जो सियासी शौक़ था, थोड़ी देर के लिए मैंने उसकी ब्रेक आई। फिर मैंने उसको बिल्कुल जो है ना 5-7 साल कोई काम नहीं किया। फिर मैं रियल एस्टेट में आ गया। सही। 2002 या 3 में। ठीक है। तो रियल एस्टेट में आया। फिर मैंने 2003 के आने के बाद 2022 तक मैंने अपनी एक छुट्टी जिसको कहते हैं वो नहीं की है। ये एक रिकॉर्ड की बात है कि मैंने 2002 से लेके 2022 तक, ये मैं अपने नौजवानों को ख़ास बात बताने लगा हूँ, मैंने छुट्टी नहीं की। 20 बरस में? जी हाँ। एक बरस में 365 दिन है। मैंने छुट्टी नहीं की। क्रिसमस है, ईद है, हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, या ईद हो गई, मुल्क बंद हो गया, या ऐसा हो गया, तो वो एक अलग बात है। ठीक है। लेकिन मैं घर से निकला ज़रूर हूँ, कुछ भी हो, हालात कैसे भी हों, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं की। मैंने काम किया, मैंने इसको टारगेट किया। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, जहाँ तक हमें याद पड़ता है, तो इस दौर में दहशतगर्दी बहुत रही, बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, और इसके बावजूद भी आपका ये क्लेम है कि आपने एक भी छुट्टी नहीं की, और ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के नौजवान जिनको आप ये पैगाम दे रहे हैं, तो छोटी सी बात हो जाए तो वो फौरन ऑफ कर देते हैं, बहाने बना देते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो ये बड़ी अमेजिंग। और दूसरी बात ये है कि एक तो मैंने छुट्टी नहीं की, और तीसरा ये कि जो आजकल को जो हमारा ये जो सहूलतें हैं ना, वो नहीं थी। मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं थे। हम लोग खुद बाज़ दफ़ा तो पैदल जाना पड़ता था। मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती थी। बाज़ दफ़ा मैं ये नई नस्ल को, दोस्तों को, अपनी कम्युनिटी को ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी पैदल गया हूँ, कभी बाइक पे, कभी पंक्चर बाइक पे। मतलब मैंने बहुत मुश्किल से इस मामले, हालांकि मेरा घराना, मेरे पास मेरे वालिद साहब ने, जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे उस वक्त मोटरसाइकिल लेके दी, ब्रांड न्यू लेके दी। 97-98 में मेरे पास खैबर थी। लेकिन फिर मैंने जब ये खुद अपने आप को ये किया, तो मैंने फिर छोड़ दिया सब। मैंने कहा अभी मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा। हर एक के घर वालों की बड़ी सपोर्ट रही है, लेकिन मैंने ली नहीं उनसे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं अब करूँगा, मैं करूँगा तो अपना ही काम करूँगा, अपने पैसे कमाऊँगा, अपने सिस्टम करूँगा। तो खुदावंद ने बड़ी मेहरबानी की मुझे, मेरे लिए मुश्किलात फिर आसान होती चली गई। सही। आपकी ये जो सारी स्ट्रगल है, ये थोड़ी सी अजीब ज़रूर है। मुझे इसलिए अजीब लगी क्योंकि कुछ लोग तब स्ट्रगल करते हैं जब वो बिल्कुल हैंड टू माउथ होते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपके पास एक बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, उसके बावजूद आपने वो लेने से इनकार किया और आपने एक अपना नाम बनाया, और ऐसा कम ही लोग करते हैं। फिर आपने माँ बाप के बारे में बड़ी बात की और आपने स्ट्रगल के बारे में बड़ी बात की। अच्छा, ये बताइए नादिर साहब के जहाँ पर आप
आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्डर का काम आप करते हैं, रियल एस्टेट का काम आप करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा तासुब का बिहेवियर भी किया जाता है। कैसे आप इसको हैंडल करते हैं, कैसे फेस करते हैं जब आप इतने टॉप लेवल पर, एक अच्छे लेवल पर बिजनेसमैन हैं और एक अच्छे लेवल पर बिज़नेस कर रहे हैं? कभी मुश्किलात आई या आप समझते हैं कि नहीं, सब कुछ हमेशा स्मूथ ही चलता रहा? देखिए, जो मुश्किलात होती हैं ना, यही एक ज़िंदगी का ख़ासा होती हैं। वो एक है ना कि मुश्किलें इतनी हैं कि आसान हो गई। किसी भी मुल्क, किसी भी दुनिया, किसी भी ख़ित्ते में आप चले जाएं तो ये तज़ादात रंग और नस्ल के हैं, ज़ात पात के हैं, मज़ाहिब के हैं। तो शुरू में तो ऐसा था मेरे साथ, अभी भी है। मामलात ये होते हैं कि हम, ये नहीं है कि मैं एज ए मिनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जो मेजॉरिटी है उनका आपस में भी मामला थोड़ा सा हो जाता है। मैं भी वो उस डेप्थ में जाना नहीं चाहता हूँ कि, वरना ये है कि हम एक कबीले के दूसरे कबीले के लोगों के साथ शायद काम करने में हिचकिचाते हैं, या हम प्रेफर करते हैं ज़ुबान को, यार ये फ़लानी लैंग्वेज का बंदा है, ये इससे, ये अपना बंदा है, ये फ़लान, या मेरा हम मज़हब है, हम कौम है, मेरा एरिया है। तो इस तरह के तासुबात हैं ओवरऑल हमारे मुल्क में हैं ये बात, लेकिन ये मजहबी तासुब थोड़ा ज़्यादा है। तो क्योंकि मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा ऐसा था, और मतलब मुझे थोड़ा कम फील हुआ है, लेकिन हुआ है। और आइंदा भी आज तक, इन दिनों में ख़ास तौर पे पिछले 10 सालों में, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुल्क में चेंज हो गई हैं, सियासत का रुख चेंज हो गया है, मजहबी रुझानात चेंज हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन क्योंकि हम, मेरे वास्ते लोगों के साथ पुराने हैं, ताल्लुक़ इस तरह का है कि मुझे कम से कम इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी शायद दूसरे लोगों को होती है। सही। और ये आप इसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और इस सारी चीज़ का आराम से मुकाबला भी कर लेते हैं, और आपके लिए वैसे भी कुछ उस जो रेशो है उस लिहाज से कम मुश्किलात हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप रियल एस्टेट का बिज़नेस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई, या एज ए बिल्डर जब आप काम करते हैं, आपको क्या लगता है तीनों कामों में से अगर आप चूज़ करें, आपको मज़ा किस काम को करने में ज़्यादा महसूस होता है? एक अपनी पसंदीदगी होती है ना कि मुझे ये काम ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन जो है ना, ये दोनों एक साथ बराबर के काम हैं। ओके। अगर एक काम को हटा दें तो दूसरा काम वो हो नहीं सकता। सपोर्टिव है ना, एक दूसरे को सपोर्टेड है, क्योंकि उनकी ज़मीन एक है, उनका मतलब ख़ानदान एक है, इस काम का ख़ानदान ही एक है। मिसाल के तौर पे आपने प्लॉट लिया, तो प्लॉट लेने के बाद अब क्या करेंगे? घर बनाएंगे ना उसके ऊपर, या बिल्डिंग बनाएंगे। तो जैसे ही प्लॉट ले लेते हैं या किसी को हम लेके देते हैं प्लॉट, उसके लिए ख़रीदते हैं, तो उसका मशवरा करते हैं जी कि आप किससे बनवाएंगे, तो वो कह रहे हैं यार किसी, तो हम कहते हैं हम ही बना देते हैं। तो ऑटोमेटिक ये काम जो है ना, दोनों हमारे लिए एक जैसे ही हैं। लेकिन रियल एस्टेट क्योंकि मेरा बुनियादी काम है, मेरी नर्सरी है ये, तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। सही। और इनकम किस में आप ज़्यादा जनरेट करते हैं? इनकम तो दोनों में हो जाती है, लेकिन ये है कि रियल एस्टेट के सेल परचेज में ज़रा फ़ौरन हो जाती है। सही। इसमें थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है, और इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल तकरीबन ना होने वाली बात है। हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी, मतलब ऐसे ही एक एक्सपीरियंस, और बस उस पर हम लोग काम कर लेते हैं। सही। लेकिन कंस्ट्रक्शन में ये है कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चीज़ें, फिर पेपर वर्क और हर चीज़ बढ़ जाती है। सही, ठीक। अच्छा नादिर साहब, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी सारी, आपने बिज़नेस किया, आपने सारी एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर उभरे हैं, ये बताइए कि आपके जो बच्चे हैं, क्योंकि जब हम फैमिली की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है हम अपनी फैमिली को देखते हुए चलें कि अगर आप कामयाब हैं तो आपकी फैमिली कहाँ खड़ी है। तो आई होप सो कि आप इस सवाल का बुरा नहीं बनाएंगे। ये बताइए कि आपकी फैमिली में जितने लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो कहाँ कहाँ तक तालीम हासिल कर रहे हैं, या उनके क्या करियर्स हैं? कोई बच्चे जॉब तक पहुँचे या अभी पढ़ रहे हैं? जी। तालीम का जहाँ तक सवाल है, मेरा पूरा गांव ही पढ़ा लिखा है, पूरा गांव। ग्रेट। ठीक है। और खुशपुर की आप बात करें? जी, मैं खुशपुर से बड़े बड़े नाम जी पैदा हुए। तो ये तो तसव्वुर ही नहीं है कि पढ़ना नहीं है। सही। ये तो है ही नहीं, हमें पता नहीं है कि हमने नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना ही है। पहले तो ये बात है। सही। दूसरी बात ये है कि क्योंकि मेरी वालदा खुद टीचर थी, खुदावंद उनको ज़िंदगी दे, और वो मेरी तरबियत मेरी वालदा ने
वालदा के साथ साथ एज एक उस्ताद से भी की है। मेरे वाले साहब पढ़े लिखे, क्योंकि मेरा नाना जी इल्लामा पौर आर्नर साहब हैं, जो कि उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, और मेरा दादाजी वो आर्मी पर्सन थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। तो ये चीज़ें हमारे लिए तो अब जैसे मेरी बड़ी बहन है, वो अभी उन्होंने PhD की है, तो छोटा भाई मेरा जेबिस्ट में लेक्चरर है, ठीक है, और मेरी जो बेटी है वो अभी MBA कर रही है, और बेटा मेरा भी आपके सामने मिला था आपको, वो ग्रेजुएशन कर रहा है। वो ज़बरदस्त। मेरी मिसेस खुद जो है ना वो B.Ed ने, और सेंट पैट्रिक में पढ़ाती रही हैं कुछ अरसा शादी के बाद, फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो ये तसव्वुर ही नहीं है कि स्टडी ना हो हमारे यहाँ। सही, ग्रेट। और जब हम पढ़े लिखे लोग सामने आते हैं तो वो ऑब्वियसली अपने करियर को भी देखते हैं और अपनी फैमिली को भी देखते हैं, क्योंकि जहाँ पर एक भी लूप छूटा तो वहाँ पर हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस है। नादिर साहब, ये हम जब देखते हैं कि हमारी फैमिलीज़ जब कमज़ोर रह जाती हैं, बहुत सारे उसकी वजूहात हो सकती हैं। आपने अपनी फैमिली को बहुत मेहनत करके इस मकसद तक पहुंचाया, इस कामयाबी तक पहुंचाया। मेरा जो अगला सवाल है वो है आपकी समाजी खदमात जो हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हम कम्युनिटी को भी प्रमोट करें और उनके फैमिलीज़ भी आगे आएँ। और मैं चाहूँगी कि आपकी समाजी खदमात के बारे में भी तज़किरा करते चलें। और जनाब नादिर रफ़ीक साहब मुत्तहिदा मसीही काउंसिल के सदर भी हैं, ऐसा ही है, दुरुस्त है? जी हाँ। ठीक है, तो आप ज़रा मुत्तहिदा मसीही काउंसिल के बारे में बताइए, आप उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में बताइए, उसके चैलेंजेस के बारे में बताइए, वो क्या क्या काम करेगी, क्या क्या काम करती है, और क्या क्या उस चीज़ें उसके अंडर आती हैं। मैं आपका पहला सवाल उसका जवाब पहले देता हूँ कि जो सोशल एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें हैं और सियासी, क्योंकि ये मेरी वो कहते हैं ना गुट्टी में सोशल वर्क करना। मैं फिर थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। मेरे नाना जी जो हैं वो गांव के नंबरदार थे, और यहाँ पे जब मेरी वालदा इलाके में पढ़ाती थी तो बहुत सारे बच्चों की वो उनको पता नहीं होता था, फ़ीस वो खुद दे देती थी। आज भी वो जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मिस नैन्सी रफ़ीक ने हमारी फ़ीसेस दी और हम पढ़े हैं। तो जब ये चीज़ें आपको घर से मिलती हैं तो आपको मुश्किल नहीं होती हैं। अब इसका मतलब होता है कि अभी आपने यही करना है, इसी टाइप का काम करना है। तो ये मेरी तरबियत में रहा कि मैं ना चाहते हुए भी मैं सोशल वर्कर बन गया, लोगों की खिदमत के लिए आया। जो मेरी कैपेसिटी थी उसके लिए मैं करता रहा हूँ, आज भी खुदावंद ने जो दिया है उसमें से। तो क्योंकि एक सर्कल बहुत छोटी उम्र से मेरा बना, बहुत सारे पाकिस्तान में मुझे दोस्तों से मेरी दोस्ती हुई इसी हवाले से, बुनियादी तौर पे सोशल वर्क के लिए। फिर हम उसको सियासी मामलात में कन्वर्ट किया। फिर इसी तरह बहुत सारी सियासी और सोशल, मैं दूसरी भी और बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करता हूँ। तो रही बात मुत्तहिदा मसीही काउंसिल की, तो मुत्तहिदा मसीही काउंसिल की जो दूसरी मीटिंग हुई थी वो इसी ऑफिस में जहाँ पे आप मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, तो यहीं पे हुई थी। तो इस सोच को देने वाले दो चंद लोग थे, जिसमें एक एवेंजलिस्ट हैं डेविड साहब हैं। वो मैं तो उनको पादरी कहता हूँ, वो कहते हैं मुझे पादरी ना कहा करो यार। तो मुझे जब उनका तारुफ देता हूँ तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। डेविड साहब हैं, फिर इलियास सैमुअल साहब हैं, उनके साथ हैं फिर नोएल एजाज साहब हैं, फिर और मतलब मेरा भी कहीं नाम आता है इब्तदाई बानियान में। फिर इसी तरह हमने इस काम को शुरू किया। जी हाँ, अपना मेरे अर्दिल अजीज़ दोस्त बॉबी साहब हैं, बॉबी जॉन। तो ये वो करैक्टर हैं जिनकी सोच की वजह से आज मुत्तहिदा मसीही काउंसिल है। ज़बरदस्त, सही। और ये जितने भी नाम आपने गिनवाए, ये सब ऐसे नाम हैं जो कि कम्युनिटी को डिलीवर कर रहे हैं और अपनी सारी एफ़र्ट्स जो हैं कम्युनिटी जानती है, आप सब लोग जानते हैं, आप इनको बी द लाइट टेलीविज़न से अक्सर देखते रहते हैं। तो नादिर साहब, सोशल वर्क जब आप करते हैं, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, या मैं नुकसान में हूँ, या मेरा पैसा लग रहा है? क्योंकि जब हम सोशल वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जहाँ बहुत सारा टाइम लगता है, हमारा पैसा भी लगता है, हमारी एनर्जी भी लगती है। क्या महसूस करते हैं? कभी लॉस लगता है, या कभी वो वाली बात याद आती है कि हम अपना ख़जाना आसमान पर जमा कर रहे हैं? इतनी बड़ी बात का तो मुझे नहीं पता कि हम अपना ख़जाना जमा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बात
हमेशा से मुझे पुरसकून कर देती है कि जब भी मैं किसी ऐसे एडवेंचर से होके आता हूँ या किसी की मेरे हाथों खुदावंद हेल्प करवाता है तो नींद बहुत अच्छी आती है। ग्रेट। और मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती कि मेरा काम कितना लॉस कर गया या क्या है, क्योंकि अगर मेरी नज़र में अगर एक दर बंद होता है यानी वो घंटे जो मैं अपने बिज़नेस को नहीं दे सकता वो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये वाला प्रॉफिट दूसरा वो कहाँ से मुझे आ जाता है। ये एक हैरत अंगेज़ एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में। तो मुझे इस काम करने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे कोई खौफ कुछ भी नहीं, जो है वो सामने ही है, जो मतलब कोई इसमें वो मुझे वो नहीं होता। मैं 100% आपको ये बात 100% कह रहा हूँ ये बात। सही। नादिर साहब, मेरे जहन में एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इसका जवाब दें। हमारी जो मसीही कम्युनिटी है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में मुत्तहिद है? आप समझते हैं कि जो हमारे कम्युनिटी को जैसा होना चाहिए वैसा है? यूनिटी की क्या स्ट्रेंथ है? देखिए, कम्युनिटी को जैसे होना चाहिए है, कम्युनिटी तो ऐसे ही है, उसमें इत्तेफाक नहीं है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, उसमें कोई किसी को मानने की सकत नहीं है, हम किसी को मानते नहीं हैं। ये हमारी कम्युनिटी का खासा है। एक अरसे से हम लोग इस चीज़ को बहुत फील करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। सही। हमारी कम्युनिटी उसी तरीके से है, ना सिर्फ के मुल्क पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी। अच्छा। ये मैं आपको बड़ी मतलब मेरी इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी है, बहुत काम हमने किया, हमारी टीम ने बड़ा काम किया है इसके ऊपर। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये पिछले दिनों एक कनाडा में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम शहबाज भट्टी साहब, जी बिल्कुल, तो उनके नाम पे एक पार्क मंसूब किया गया। जी बिल्कुल। तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी हर किसी ने अपना उसमें क्रेडिट लेने की कोशिश की। मुझे पता है कि वो कौन सा शख्स है जिसने ख़ास तौर पे मेहनत की है और उसने ये वहाँ पे अप्रूव करवाया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं। सही। लेकिन हम क्या करते हैं कि बस जी हम अगर उसने किया है तो उसका नाम लो, आप उसके एफर्ट्स बताओ, आप उसको, आप अपने अपने मामलात को। इसी तरह और बहुत सारे शहदा हैं, बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल, मिसाल के तौर पे बिशप जॉन जोसेफ साहब थे, तो मतलब उन्होंने मुल्क और कौम के लिए क्या नहीं किया, जान दे दी। लेकिन हम अपने शहदा को भूल गए, हमने अपने बड़ों को भूल गए। हमने बहुत सारे हमारे रहनुमा हैं आज भी, वो इतना काम करते हैं लेकिन हम उनका नाम लेना, तो 5 दिन की मेहनत और हम कहते हैं जी हम अपनी लीडरशिप में आ गए। तो ये नहीं होना चाहिए। हम किसी भी डायरेक्शन को, आप अपने सूबों को देख लें, अपने इलाकों को देख लें, शहरों को देख लें, हम अपने 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 ब्लॉक्स में एक उसमें बटे हुए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल से, BTL के चैनल से, कि ख़ास तौर पे कि खुदा रहा जो ये आवाज़ सुन रहे हैं, आप अब छोटे बने अकॉर्डिंग टू बाइबल, ना कि बड़े। खुदा खुद आपको बड़ा कर देगा। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि कम्युनिटी को मुत्तहिद होना चाहिए मगर वो है नहीं, और छोटे छोटे इश्यूज़ पर अपने चंद छोटे मफादात की खातिर बड़े बड़े नुकसान कम्युनिटी के करवा लेते हैं, और जिससे पूरी कम्युनिटी की, पूरी मसीही कौम की बेइज्जती होती है, बल्कि उनको नुकसानात भी फेस करने पड़ते हैं। आपने भी बात की शहबाज शरीफ पार्क की। मेरे जहन में एक बात आ रही थी और वो ये थी, तो मैंने सोचा सवाल पूछना चाहिए आपसे। आप क्योंकि बहुत समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो ये बताते जाइए कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो शहबाज भट्टी साहब थे जो शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान का नजराना दे दिया कौम की खातिर आवाज़ उठाने के लिए। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, पाकिस्तान में दी, पाकिस्तान की खातिर दी, लेकिन उनका पार्क मंजूर होने जा रहा है वहाँ पर कनाडा में। इकबाल मसीह, उसने इतना बड़ा काम किया, पाकिस्तानी बच्चा है, इतनी बड़ी स्ट्रगल, इतना बड़ा नाम, और आज उसको कॉपी कर करके बहुत सारे लोग, आप उठा लीजिए, न्यूज़पेपर्स उठा लीजिए, सोशल मीडिया उठा लीजिए, इकबाल मसीह के जो उनको फॉलो किया जा रहा है और उसकी नकल की जा रही है, जबकि लोग इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, हार्ड वर्किंग भी नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से बिलोंग करती रही हैं, लेकिन इनको एडमिट किया जा रहा है, इनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है बाहर के ममालिक में। पाकिस्तान में क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, बदकिस्मती हमारे मुल्क और कौम
और हमारी नस्ल की हमेशा से रही है, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, हुआ ही है कि यहाँ इस धरती में ना तो खून देने वालों की, ना कुर्बानी देने वालों की, ना मेहनत करने वालों की, ना सच बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। लीडरशिप की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। जैसे भी आपने जिक्र किया उनका इकबाल मसीह का, उसकी एज देखें, उसका करैक्टर देखें, उसका काम देखें, रोंगटे खड़े कर देने वाली उसकी बातें, उसकी कोशिश है। कितनी दफ़ा वो छोटा 2 दफ़ा कैद से भागा, 3 दफ़ा भागा, उसने कोशिश जारी रखी। आज वाकई आप जो बात ये कर रहे हो कि अब हम कॉपी करते हैं, मैंने अभी गुजारिश की है कि हम कॉपी तो कर लेते हैं, 5 दिन की मेहनत नहीं करते और हम चाहते हैं कि हम लीडरशिप की तरफ जाएं। आप शहबाज भट्टी, क्योंकि मेरे वो गांव से था, मेरा वो दोस्त है, मैंने मिल के उसके साथ काम किया है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने लहद में भी, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, लहद में भी मैंने शहबाज भट्टी को उतारा है। तो क्या सीन होगा, क्या मेरा उसके साथ होगा। लेकिन आज हम ना सिर्फ कि मेरा बल्कि मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी और अहबाब इख्तियार से भी कि यार चलो, अगर आपने शहबाज भट्टी का नहीं करना, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने काम किया, उनके काम को सराहा जाए। कोई भी मिनॉरिटी का बंदा, मैं ये समझता हूँ कि क्या हम मिनॉरिटी के लोग या कम पैसा रखने वाले, हम क्या काबिल नहीं हैं कि मुल्क की भागदौड़ या मेन स्ट्रीम में आए? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम जैसे लोगों को कोई मौका मिलता है किसी मेन स्ट्रीम में आने का, तो हम 100% डिलीवर करके देंगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम एक दायरे में सोच को बंद किया हुआ है और उसी पे हम लोग घूमते हैं, जिसकी वजह से मुल्क, कौम और पूरे सिस्टम को नुकसान होता है। सही। जो आपने भी बात की, तल्ख बात है, मगर आपने जिस तरह अभी मुतालबा किया हुकूमत पाकिस्तान से, खुदा करे कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर या जो आला ओहदेदारान हैं वो इस बात पर फोकस करें, या हमारे वो लोग जो चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से नहीं है, बहुत इख्तियार वाले भी नहीं हैं, लेकिन अगर वो आवाज़ उठाएं तो उनकी आवाज़ में बड़ी जान आ सकती है, अगर वो मुनासिब जगह पर और मुनासिब तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करें। और शायद ऐसा हो, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ममालिक में लोग बाहर ही जाकर इज़्ज़त पाते हैं, अपनी कम्युनिटी में कोई इज़्ज़त नहीं पाता। लेकिन फिर भी हम दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा करे कि पाकिस्तान के हालात भी अच्छे हों, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए उनके हक़ में बेहतर हों। नादिर साहब, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की भी बात हो गई, आप ये बताइए कि हमारी कम्युनिटी इतनी सारी जो सिचुएशन है उसको फेस कर रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा अंसर है, हमारी यूथ पीछे रह रही है। हमारी कम्युनिटी उस तरह से अपनी यूथ को लेकर नहीं जा रही। तो हम हमेशा हर मेहमान से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, प्लीज़ आप अपनी यूथ को पैगाम दीजिए कि आप क्या समझते हैं, किस तरह कामयाबी आप उनके कदम चूमेंगी। मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा हट के भी सोचता हूँ, शायद लोग कहते हैं, लेकिन बात वही होती है। जिस तरह कहा गया कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो और मैं तुम्हें अच्छी कौम देता हूँ, यूथ से कौम नहीं बनती। मेरा मैं जिस पैरे में बात कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, हम अग्री करते हैं। जी हाँ, ये नहीं कि यूथ से बनती ही नहीं, जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको समझिए। देखिए, हमारा जो ख़ास तौर पर जो मिनॉरिटी, ख़ास तौर पर जो क्रिश्चियन माँ है, मैं अभी एक टिपिकल आपको उस अंदाज में ये बात बताना चाह रहा हूँ, और ये घरों का 90% माहौल यही है। अगर आपका बेटा सोया हुआ तो कह रहे चलो पुत्र नो सौन दो, सो अजय किड़ी उम्र है काम करन दी, या मतलब हम पैदा होते हैं और हमारी जो तरबियत है वो बिल्कुल, हमारा जो खाना पीना, रहना सहना बिल्कुल बादशाहों जैसा होता है। हम 18-20 साल तक जो बेटे हैं ख़ासतौर पे, वो बादशाहों की तरह घर में रहते हैं। वो बहनों से खाना मंगवाना, लेटे रहना, सोए रहना, काम पे जाना जाना, मेहनत ना करना, पढ़ना नहीं। खुदा का शुक्र है कि हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ ज़्यादा पढ़ जाती हैं, ज़्यादा मेहनती हैं। अच्छा, जैसे ही वो 18 से 20 साल का होता है, अचानक से उसकी या तो शादी वो खुद कर लेता है या उसकी शादी कर दी जाती है। अच्छा, जब उसकी शादी हो जाती है किसी भी तरीके से, तो अचानक से साल के अंदर अंदर उसको किक आउट किया जाता है घर से बाहर निकलने के लिए। अभी वो जवान है, यूथ है, सिस्टम में है, तो जैसे वो घर से बाहर जाता है तो उसको दुनिया का पता लगना शुरू हो जाता है।
उसके सामने दो टारगेट होते हैं, या तो अपनी भूख मिटाएगा या वो अपने आप को स्टेबल करेगा। तो सबसे पहले वो भूख मिटाएगा। तो मैं यही बात कर रहा था, मुझे मेरे अब्बा जी पूछते हैं अपने वाले साहब को, क्योंकि मेरे वाले साहब का एक शिकवा रहा है अपने वाले साहब से, मेरे दादाजी से, कि अब्बा जी तुम सानू प्यार नहीं करते ते लाड नहीं अज तक देखा। उन्हें कहा लाडले देखने ना तो जाओ तुसी देखो, कोई वाणियां कढ़दा पिया है, कोई मजदूरी करता पिया, कोई कुछ करता पिया। जो बेजा लाड प्यार है, यूथ को ख़राब कर दिया गया उसने, यूथ बिगड़ गई है, और इसी का इम्पेक्ट उनके जहनों और उनकी तरबियत पे है, जो कि जिसका खमियाजा जो है ना हमारी ये नस्ल जो है ना भुगत रही है। यानी उस वक्त जब उनके ऊपर उनको ट्रेन करने का वक्त होता है उस वक्त किया नहीं जाता, और बाद में अचानक से जब उनके ऊपर जिम्मेदारी लाद दी जाती है तो ऑब्वियसली वो उसको निभाने के अहल नहीं होते, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो फिर हम यूथ का गिला करते हैं। बेसिकली यूथ को जो अगर यूथ की तरबियत नहीं की जाए, मेरा कहने का मतलब है कि बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है, एक्ट किया जाता है। जैसे हम उनके सामने एक्ट करते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं। तो इसी तरह अगर हम अपने घरों का, ख़ास तौर पर माएँ और वालिदैन दोनों, अपने घर का माहौल सिर्फ दिखाने के लिए अपने बच्चों को ठीक कर लें, तो मैं यूथ को कोई इल्ज़ाम नहीं देता। सही सही। और ये बहुत मुनासिब बात है कि अगर आप अपने यूथ को बनाना चाहते हैं तो पहले माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभानी होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी को निभाना अच्छे तरीके से चाहिए अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो, और फिर ही आप एक अच्छी नस्ल को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात है। नादिर साहब, ये बताइए कि आपकी जो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसमें समाजी खदमात के बारे में आप बात करते हैं, तो उसमें और क्या क्या चीज़ें देखते हैं अपने बिजनेस के अलावा, फैमिली के अलावा, और क्या काम आप करते हैं? और भी हैं कुछ मेरी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पिछले टेन्योर में अपने यहाँ पे जो हमारी रियल इस्टेट है तो इसका मैं बिल्डिंग अमेज का मेंबर रहा हूँ। तो वो मेरे पिछले टेन्योर की वजह से लोग आज भी मुझसे मुशावरत और पूछते हैं कि क्या है। फिर इसके अलावा जो ख़ास तौर पे एक और बड़ी एक ज़िम्मेदारी है मुझ पे, ग्लोबल सहोत्रा एसोसिएशन की। Great. मैं उसका सिंध का सदर भी हूँ। सही। और क्योंकि यहाँ पे आके एक बड़ा एक सेंसिटिव एक पहलू उजागर होता है ना, कि आप एक सियासतदान हैं, एक कारोबारी हैं, सोशल वर्कर हैं, और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये ग्लोबल सहोत्रा एसोसिएशन एक ज़रा अलग से हट के है। एक्चुअली ये एसोसिएशन क्या है और इसके क्या काम है? इसका बेसिकली जो इसका मेन थीम है ग्लोबल सहोत्रा एसोसिएशन की, वो ये है कि जितने भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले सहोत्रा कम्युनिटी है उनको एक जगह किया जाए। सही। क्योंकि मेरी ज़ात जो है वो सहोत्रा भी है, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से भी तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। सही। तो क्या ये जो GSA है ये क्या सर्व करती है, कम्युनिटी को सर्व करती है, कोई रंग नस्ल की बुनियाद है, या किस बेसिस पे आप करते हैं? नहीं। क्या आप इस लिहाज से क्या आप ज़ात पात को प्रमोट करते हैं? नहीं, ये खुदा न खास्ता ये ऐसी बात नहीं। ऐसी सूरत हाल में कुछ लोगों के जहन में ये मनफी रवैया भी शायद आ सकता है, तो आप इसको ज़रा डिफाइन करते जाइए। नहीं, ज़ात पात का तो मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ कि इसमें मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए, मज़हब, ज़ात, ये आपका बहुत पर्सनल मामला है, ठीक है। इसको प्रमोट मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम इसको ज़ात पात को प्रमोट करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। बेसिकली क्या है कि मेरा तो एतक़ाद सबसे पहले तो मसीहत पे है, क्योंकि मैंने एक मसीही घराने में आँख खोली और मेरी तरबियत एक मसीही घराने में हुई। मेरी खुशकिस्मती है, मैं खुश नसीब हूँ कि मसीह यस्सु को मैंने पहचाना, और उसी में कोशिश करते हैं कि हम ज़िंदगी बसर करें और अपने बच्चों, अपने ख़ानदान और अपनी कौम की उसी में रह के खिदमत करें, उनकी रहनुमाई करें।
नादिर साहब, आप GSA को भी सिंध से जो हैं आप उनके प्रेसिडेंट हैं, आप उसको चेयर कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इसके क्या मकासद हैं, क्या ये कुछ लोगों का फ़ायदा कर रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताइए प्लीज़। एक्चुअली GSA का पूरा ये है कि ग्लोबल सोतरा एसोसिएशन ओके। एक एसोसिएशन है, और मेरी नज़र में तो मसीहत और मसीही लोगों की खिदमत सबसे अफजल काम है। सही। GSA को उसमें हम लोग ये काम करते हैं कि जितने भी इस एसोसिएशन से रिलेटेड लोग हैं, जी बिल्कुल, हम उनको उनकी एजुकेशन पे काम करते हैं। सही। फिर वो लोग जो हेल्पलेस हैं उनकी हम मदद करने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त। और ख़ास तौर पर जो बच्चियां जिनकी शादियों का मसला है, ख़ास तौर पर जैसे जहेज़ जैसी लानत है, एक तो मोटिवेट करते हैं कि यार ये ना करें, लेकिन माशरी तौर पे फ़ौरन इसको क्लोज़ करना बड़ा मसला है। बिल्कुल। तो हम उन लोगों की मदद करते हैं, सही। बेटियों की, बच्चियों की, उनकी मदद करते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे आपने लास्ट आपने कहा था कि यूथ के लिए, तो हम यूथ के ऊपर भी बड़ा काम कर रहे हैं इसके। सही। और फिर हम पूरे इस एसोसिएशन को पूरी दुनिया में इसको एक जगह करने के बाद हम एक जैसे एक दरिया होता है, जैसे मसीहत एक समंदर है, तो एक दरिया के थ्रू उस समंदर में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम जब इस समंदर में जाएं तो तरबियत याफ्ता लोग हों, अपलिफ्ट हों, और ये सारी चीज़ें उनकी हुई हों, और वो हम उसको वो ग्रोथ कर सकें, और वो बाकी लोगों को भी एक अच्छा लेके चल इम्पैक्ट दे सकें और जी हाँ। स्ट्रॉन्ग कर सकें। जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात है। जी बिल्कुल। नादिर साहब, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, Thank you very और much. हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ तशरीफ़ लाए पूरी टीम के साथ, और बड़ा टाइम दिया आपने, और बड़ी मतलब यहाँ पे बड़ा मतलब एक ख़ूबसूरत माहौल में आपने ये सारी बातें की, पूछी, और ये मैसेज आपके कोशिशों से, आपकी मेहनत से ये हमारी पूरी कौम, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जा रहा है ये मैसेज। तो मैं आपका और आपकी टीम का, और ख़ास तौर पर BTL TV का, टेलीविज़न का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और BTL TV जो है वो आपको और आप जैसे और लोगों को खराज तहसीन पेश करता है, जब आप अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर रहे हैं और उनके लिए एक अच्छा मॉरल सपोर्ट बन गए हैं। आप उनके लिए एक ऐसा रोल मॉडल बन गए हैं कि लोग आपको आइडियलाइज कर सकें और आपके नक्शे कदम पर चल सकें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.